हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रेविटी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी मीन बाय 1 किलोग्राम फोर्स एंड 1 ग्राम फोर्स। अभी तक आपने ये टर्म्स नहीं सुने हैं, 1 किलोग्राम फोर्स एंड 1 ग्राम फोर्स। ये जो ग्राम फोर्स एंड किलोग्राम फोर्स होते हैं ये आपके फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं, राइट। अभी इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो यूनिट्स होते हैं इनका क्या रिलेशन होता है फोर्स के कन्वेंशनल यूनिट्स के साथ, दैट इज न्यूटन्स एंड डाइम्स, एंड व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय 1 किलोग्राम फोर्स एंड 1 ग्राम फोर्स। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 किलोग्राम फोर्स यू हैव टू अज्यूम अ बॉडी ऑफ वेट 1 किलोग्राम्स। आप 1 किलोग्राम वेट की एक बॉडी अज्यूम कर लीजिए एंड दिस इज अर्थ। ये आपका अर्थ का सरफेस है और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम्स। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी with which this object is attracted towards the earth? हमें ये निकालना है। अगर आप निकालें what is the force of attraction which is going to act on this object of mass 1 kilogram force, तो वो फोर्स आपका कितना आता है? वो फोर्स आपका और कुछ नहीं, इस ऑब्जेक्ट का वेट ही है। You know, the weight of the object is nothing but the force which is exerted on this 1 kilogram object from the side of earth. तो हम इसका वेट निकाल लेते हैं। इसका जो वेट आता है वो क्या है? That is because weight is equal to mass into acceleration due to gravity. Weight is equal to mass into acceleration due to gravity. Mass आपके पास 1 किलोग्राम का है और acceleration due to gravity का SI यूनिट्स में हमें वैल्यू पता है, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो हम यहाँ यूज कर लेते हैं। So we are going to get 1 kgs into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, right? And this is 9.8 न्यूटन. So weight of the object which is having a mass 1 kilogram on earth is 9.8 newtons. This is the amount of force with which this object is being attracted towards earth. अब आपके पास जो 1 ग्राम फोर्स होता है वो 1 ग्राम फोर्स क्या होता है? 1 ग्राम फोर्स is equal to 1 kilogram force. 1 kilogram force is equal to the amount of the force which this body of mass 1 kilogram is experiencing. इसका मतलब आपके पास 1 किलोग्राम फोर्स is equal to 9.8 न्यूटन्स। तो यहां से हमें फोर्स के इन दोनों यूनिट के बीच का रिलेशन समझ में आ गया, that 1 किलोग्राम फोर्स is equal to 9.8 न्यूटन्स। कभी कभी हम ये एक अप्रोक्सीमेटेड रिलेशन की तरह भी यूज कर लेते हैं, जहां पे आप 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ 9.8 वी टेक 10 न्यूटन्स। सो दैट इज आल्सो वन वे ऑफ यूजिंग, दैट इज एन अप्रोक्सीमेटेड इक्वालिटी। लाइकवाइज वी कैन फाइंड व्हाट इज 1 ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स इवेल्युएट करने के लिए जो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसका मास इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 किलोग्राम्स यू हैव टू टेक 1 ग्राम्स। आई विल शो यू हाउ। ओके जी, तो यहाँ पे we have assumed an object which is having a mass of 1 gram. Now we have to evaluate that what is the weight of this object, because weight of the object is nothing but the force with which it is being attracted by earth, right? So the weight of the object is again the product of your mass and acceleration due to gravity. You are taking the mass as 1 grams because we have to take it as 1 gram, and the value of gravity is also supposed to be taken in the CGS units, because ग्राम का आपने सीजीएस यूनिट लिया है तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी सीजीएस यूनिट ही कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग द मास एज 980 डाइम्स। आपके पास जो अब वेट आएगा, जो आपके पास वेट की वैल्यू आएगी अब वो आपके पास डाइम्स में आएगी इंस्टेड ऑफ न्यूटन्स, बिकॉज all the units that you have assumed here they're in the CGS system, so we are getting the weight as well in the CGS system, that is 980 times. So this is the force, this weight of 980 times is equal to 1 gram force. So 1 gram force is nothing but the weight of the object which is having a mass of 1 grams, or it is the force of gravity which is being exerted on an object of mass 1 grams.
So that was about kilogram force and gram force. These two units are the gravitational units of force. Okay, ji, next question on the board. Let's read it. The force of attraction between two bodies at a certain separation is 10 Newton. Now, what will be the force of attraction between them if the separation is reduced to half? आपके पास दो बॉडीज हैं, जैसे ये बॉडी ए है, ये आपकी बॉडी बी है, ठीक है. दो बॉडीज हैं, उनके बीच में कुछ एक सेपरेशन है. सेपरेशन कितनी है वो हमें बताया नहीं गया है, तो हम फिलहाल सेपरेशन को आर ले लेते हैं, राइट. सो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एंड एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स हमें मेंशन कर दिया गया है. फोर्स कितना है आपका 10 न्यूटन का. तो आपके पास इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स है. उसके बाद है व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ. अब हमने सेपरेशन को हाफ कर देना है. तो केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, आपके सेम बॉडीज हैं ए एंड बी, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमने r/2 कर दिया, सेपरेशन को हाफ कर दिया. अच्छा, यहाँ मेंशन किया गया कि आपके पास, क्योंकि वही बॉडीज के ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी बॉडीज आपने ली हुई है, यू आर नॉट ऑल्टरिंग एनीथिंग एल्स, दैट मीन्स मासेस ऑफ द बॉडीज आर अनचेंज्ड. आपके पास दोनों मासेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा इस डिस्टेंस की ट्रांजिशन से. सो डिस्टेंस ही सिर्फ आपका चेंज हो रहा है एंड नथिंग एल्स इज चेंज. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इवैल्यूएट करने का जो आपका रिलेशन रहेगा वो आप यहाँ लिखेंगे. दिस इज मास ऑफ ए, दिस इज मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है. अब ये एफ की जगह आप क्या लगा सकते हैं, इन प्लेस ऑफ एफ यू कैन प्लेस 10, बिकॉज आपके पास फोर्स का जो वैल्यू है वो आपको प्रोवाइडेड है. उसी तरह से अब हमने जो बीच का सेपरेशन है वो कम कर दिया है. सेपरेशन के कम हो जाने से डेफिनेटली फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे फर्क पड़ेगा. उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है that will be definitely affected if you are affecting or if you are changing the distance between the two objects. तो आपके पास जो नया फोर्स आना चाहिए, सपोज आप उसको F0 लिख देते हैं, the new force which is going to exist after reducing the distance between the two masses. Now this is again the gravitational constant, your mass of A, mass of B, and this time r/2 का स्क्वायर. ठीक है. इस बार आपने नया वाला डिस्टेंस लेना है विच इज r/2 का स्क्वायर. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं. चलिए देखिए, हमने क्या करा, हमने इसको रीअरेंज करा एंड वी आर गेटिंग दिस एज द न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स. द न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स इज अगेन द सेम G_ma_mv, और इस पूरे एक्सप्रेशन में आपका फैक्टर 4 मल्टीप्लाई हो जाता है बिकॉज इट इज r/2 का होल स्क्वायर. तो दैट मीन्स एक फैक्टर 4 आपका न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा. Now we know that this part, this is nothing but 10 newtons, क्योंकि जो आपके पास ये वाला फैक्टर है G_ma_mv डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है. इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, ये पहले से हमें पता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन 1 इन आवर इक्वेशन 2. आप डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द फोर्स. तो आपके पास फोर्स का जो नया वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10 into 4, दैट इज 40 न्यूटन्स, राइट. तो आपके पास जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने वो हाफ कर दिया है तो आपका जो फोर्स है वो 4 times इंक्रीज हो जाता है. if you are not altering any other parameter like mass or such things, because दो ही चीजें हैं इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो आप चेंज कर सकते हैं. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट ही होता है, दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. द ओनली वे ऑफ ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ वेरिएशन in the value of your gravitational force of attraction is either you can change the value of the masses, that is the numerator part, or you can change the value of the distance between the two objects, that is the denominator part. तो यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट में वेरिएशन आ रही है, न्यूमरेटर तो हमारा कांस्टेंट है. तो अब हमने ये देखा कि इस सिचुएशन में अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो आपका जो फोर्स है वो 4 times हो जाता है. पहले आपका फोर्स 10 न्यूटन का था और अब आपका फोर्स 40 न्यूटन का हो गया. ऐसा करने से, right? Okay, this is your next question. This question says, what force in newtons your muscles need to apply to hold a mass of 5 kg in your hand? That means suppose you have to hold something in your hand. आपको अपने पाम पे सपोज कुछ रख के उसको होल्ड करना है, ठीक है, और मान लो इसका 5 kg का मास है. तो
व्हाट इज द फोर्स दैट नीड्स टू कम फ्रॉम द साइड ऑफ योर मसल्स, आपको कितना अपना जोर लगाना है इसको इस पोजीशन में इंटैक्ट रखने के लिए, ठीक है। यू वांट टू होल्ड दिस ऑब्जेक्ट इन द राइट पोजीशन, स्टेशनरी इन योर होल्ड, in your palm, in your hand. Then what is the force that needs to come from the side of your body to make this happen? देखिए, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका 5 kg का मास दिया हुआ है, तो ये 5 kg का मास क्या करेगा, ये 5 kg के मास की वजह से इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी from the side of earth, because earth is going to attract this object the way it attracts any other thing, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है, वो वेट कितना है, वेट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपके पास एक assumption दिया हुआ है that you have to assume it as 10 meter per second square in this case. So that means the weight will come out to be 5 kgs into 10 meter per second square, that is 50 न्यूटन। तो आपके पास 50 न्यूटन का एक अप्रोक्सीमेटेड वेट आ जाता है इस ऑब्जेक्ट का। नाउ whatever thing is going to hold this object, अगर आप कोई टेबल टॉप लें, आप कोई भी सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, then the entire weight of the object is going to be exerted on that surface. Suppose I am holding this, the way it is said in the questions. Suppose I am holding this object in my hand, then this object is definitely going to exert a force on my hand which is equal to its own weight. तो इसका वेट कितना है, 50 न्यूटन का। अब जब ये मेरे हैंड पर है तो मेरे हैंड पर भी ये कितना प्रेशर, कितना फोर्स एक्सर्ट करने वाली है, अपने वेट के बराबर। 50 न्यूटन का इसका वेट है और वो सारे के सारे वेट से ये मेरे हैंड को प्रेस करने वाली है, इतना ही वेट ये एक्सर्ट करने वाली है। बिकॉज माई हैंड इज बीइंग प्रेस्ड और अ फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन माई हैंड ड्यू टू द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो मेरा हैंड क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू जनरेट अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। अगर वो रिएक्शन नहीं जनरेट करेगा तो ये अपनी पोजिशन में नहीं रह सकता ऑब्जेक्ट। In order to keep this object in position, there will be a reaction generated from the side of my hand. तो इसका मतलब हमारे मसल्स ने कितना फोर्स अप्लाई करा, जितना फोर्स हमारे हैंड पर एक्सर्ट किया जा रहा है उतना ही उसने वापस से उस ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करा। द एक्शन वाज एक्सर्टेड ऑन आवर हैंड, सो द रिएक्शन विल बी एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो जो रिएक्शन हम बॉल पे एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द force which is coming from the side of our muscles in order to hold that object. तो इसका कितना वेट है, 50 न्यूटन का। दैट मीन्स जो रिएक्शन हमारे मसल्स देने वाले हैं, जो हमारी तरफ से फोर्स आने वाला है, वो भी 50 न्यूटन का आएगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 50 न्यूटन। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये 50 न्यूटन चाहे वैल्यू में इसके वेट के बराबर है, पर एक्चुअली में इस क्वेश्चन के आंसर में द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट द आंसर। वेट से पैदा होने वाला जो रिएक्शन है, जो हमारे मसल्स पैदा करेंगे, जो वेट के वजह से एक रिएक्शन पैदा होने वाला है, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वो बात अलग है कि वो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल एक्शन के बराबर है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके जी, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90.6 मीटर पर सेकेंड. The ball reaches the ground after 5 seconds, and then you have to calculate this data. Okay. So what is the situation? There is a tar. There is a huge tar. आप यहाँ से, standing from here, you are standing from here. यहाँ से you are throwing something in the upward direction. You are throwing something. That something is the ball here. तो आपने बॉल को किसी हाइट पे खड़े होकर थ्रो किया है. यू आर ऑलरेडी ऑन द टार. फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार यू आर थ्रोइंग समथिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. डेफिनेटली आप कोई भी चीज को, इफ यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट समथिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट थिंग विल बी एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा. बट दिस टाइम द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इम्पार्टेड अ मोशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए? उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है. एक तरह से ऑब्जेक्ट
ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ से एक फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, जब फोर्स का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है तो वो एक रिटार्डिंग फोर्स होता है, एंड अ रिटार्डिंग फोर्स विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन इनटू रेस्ट. This is what a retarding force is going to do. So similarly here also, when the ball is projected in the vertically upward direction, eventually the ball will come to rest. Why? Because it is being acted by a very strong gravitational force which is acting in the downward direction. तो वो ball कुछ देर तक ऊपर जाएगी. After reaching a certain height, it will stop and then it will begin its journey in the downward direction. Because once it is going to come in rest state, once it is going to achieve rest, then the force is constantly being acted upon that object. फोर्स तो चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट पे है, उस पे काम करेगा ही करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जैसे ही वो रुकेगा एंड द ऑब्जेक्ट कम्स ऑन इट्स ओन, देन इट विल बिगिन इट्स डाउनवर्ड जर्नी. इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. तो वो अपनी डाउनवर्ड जर्नी शुरू कर देता है. तो आपके पास ऑब्जेक्ट शुरू यहां से होता है, टॉप ऑफ द टावर से. यहां से वो ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है. इट रीचेज अ सर्टेन हाइट. सर्टेन हाइट पे रीच करने के बाद वो फिर ग्राउंड की तरफ आता है. दिस इज योर ग्राउंड लेवल, जहां पे आपका टार, जहां से आपका टार हमने बनाना स्टार्ट किया था, दैट इज योर ग्राउंड लेवल. सो फाइनली द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू रीच हियर. सो दिस इज द सिचुएशन. क्वेश्चन आपका ये है, अभी इसमें क्या है कि व्हेन यू आर प्रोजेक्टिंग द ऑब्जेक्ट इन द अपर डायरेक्शन, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम देकर आपको भेजना पड़ेगा, तभी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी थोड़े समय के लिए भी. सो इनिशियली आपने जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से यू हैव सेंट द ऑब्जेक्ट इन द अपर डायरेक्शन, दैट इज गिवन एज 19.6 मीटर पर सेकेंड. तो आपका जो पूरा जर्नी है वो एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक आपका अपवर्ड जर्नी है और एक आपका डाउनवर्ड जर्नी. तो जो आपका अपवर्ड जर्नी है, जो आपका अपवर्ड जर्नी है, अपवर्ड जर्नी के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि वो पहले होने वाली है. अपवर्ड जर्नी में आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड. ये आपको गिवन है डेटा. और अपवर्ड जर्नी का फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज फाइनली द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू कम टू रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ दैट रिटार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आपको ये पता है, ये डेटा पता है, ठीक है. उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, व्हेन इट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी? दैट विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ यू विल आस्क व्हाई माइनस दिस टाइम? बिकॉज ये आपकी इस केस में रिटार्डेशन की तरह एक्ट करेगी. इट विल बी कैरिंग अ नेगेटिव साइन. ये डी एक्सेलरेशन है. क्यों डी एक्सेलरेशन है? क्योंकि जो आपकी वेलोसिटीज है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. वेलोसिटीज को पॉजिटिव साइन दिया है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है. और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होती है. तो अगर वेलोसिटीज की डायरेक्शन ऐसे है और ऐसे जाने को हमने पॉजिटिव दिया हुआ है, बिकॉज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स इज ऑलवेज कन्वेंशनली गिवन अ पॉजिटिव साइन, देन एनी वेक्टर क्वांटिटी विच इज गोइंग टू एक्ट ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन. तो अपवर्ड जर्नी में जो फोर्स है उसके साथ भी नेगेटिव साइन चलेगा, बिकॉज फोर्स तो डाउनवर्ड ही है, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही ग्रेविटी की भी डायरेक्शन है. इसका मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या रहेगी? डाउनवर्ड है ग्रेविटी भी, ग्रेविटी के साथ भी आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो दीज 3 थिंग्स आर समथिंग दैट वी नो. अपवर्ड जर्नी की 3 चीजें हमें पता है. हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टार एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड. तो अभी सबसे पहले इस डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं? व्हाट कैन बी फाउंड यूजिंग दिस डेटा? देखिए, इस डेटा से आप एक तो ये निकाल सकते हैं कि क्योंकि आपको हाइट ऑफ द टार निकालनी है, टार की हाइट निकालनी है आपने. ये हाइट ऑफ द टार आपको तब पता चल सकती है अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी रिटर्न जर्नी की पूरी लेंथ आपको पता चल जाए. अगर आपके पास रिटर्न जर्नी, जब वो रुक जाता है, जो उसकी डाउनवर्ड जर्नी है या रिटर्न जर्नी है, डाउनवर्ड जर्नी में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा. लेट्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बाय s. तो अगर हमारे पास ये डिस्टेंस हमें पता है और हमें ये भी डिस्टेंस पता चल जाए किसी तरह से, दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हाइल इट वाज गोइंग अप. तो अपवर्ड जर्नी में सपोज वो आपके पास जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां से यहां तक जाने के लिए, सपोज दैट इज h1. अगर आपको
ये h1 पता चल जाता है, जो कि आप निकाल सकते हैं अपवर्ड जर्नी के जो भी गिवन पैरामीटर्स है उसको यूज करके, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो डाउनवर्ड जर्नी है, डाउनवर्ड जर्नी में आप टोटल लेंथ s ये भी निकाल सकते हैं। देन सिंपली यू हैव टू सबट्रैक्ट द टू लेंथ्स एंड देन दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द टार। तो आपको हाइट ऑफ द टार इस स्ट्रेटेजी से निकालनी है। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, दैट्स वेरी सिंपल। ये भी आपको डाउनवर्ड जर्नी के सारे पैरामीटर्स जो भी गिवन है उसको यूज करके आपको हाइट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल निकालनी है व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे टच करने के बाद फाइनली वो रेस्ट पे ही आएगी, लेकिन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इट इज गोइंग टू हैव अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ व्हाइल इट इज कमिंग डाउन। तो वो वैल्यू आपको पार्ट 2 में निकालनी है। तो हम जो पार्ट 1 है विच इज द अपवर्ड जर्नी, उसमें इस डेटा को यूज करके सबसे पहले बहुत इजीली h1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स डू इट। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपवर्ड जर्नी जो बॉल की है उसमें कितना समय लग रहा है उसको इवैल्यूएट करना है। तो उसके लिए आप सिंपल मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट लगती है। लाइक आई यूज दिस इक्वेशन वेयर टाइम इज इक्वल टू v माइनस u बाय एक्सेलरेशन। सो यहां से टाइम आ जाएगा आपका 2 सेकेंड्स। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इस डिस्टेंस h1 को बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो h1 है वो इस फॉर्मूला से, इस मोशन इक्वेशन से बहुत इजीली निकल सकता है, जिसमें ut माइनस हाफ gt स्क्वायर को यूज करना है हमने। सो यूजिंग दिस डेटा योर वैल्यू ऑफ h1 विल कम आउट टू बी 19.6 मीटर्स। दैट मींस ये आपका h1 आ गया। अब हम डाउनवर्ड जर्नी पे स्विच करते हैं। डाउनवर्ड जर्नी में सबसे पहले आपको डाउनवर्ड जर्नी अकम्प्लिश होने में कितना समय लग रहा है वो निकालना है। दैट इज द टाइम ड्यूरेशन टेकन बाय द बॉल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिस हाइट and reaching the ground level. That time you have to evaluate. One information is given to us in the question and that is the ball reaches the ground after 5 seconds. जो बॉल है वो 5 सेकेंड के बाद ग्राउंड रीच करती है। तो ये जो टाइम है ये कब से स्टार्ट हुआ है? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द थ्रोअर थ्रू द बॉल। तो जब आपके पास थ्रोअर ने थ्रो किया था बॉल को इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तब से ये टाइम इंस्टेंट आपका स्टार्ट हो गया है। तो बॉल फर्स्ट ऑफ ऑल वेंट up in the air, then it came down. इस पूरे प्रोसेस को होने में 5 सेकंड लगे हैं। हमने अपवर्ड जर्नी का टाइम निकाल लिया था 2 सेकंड्स। तो अभी हमें सिर्फ डाउनवर्ड जर्नी का टाइम निकालना है, जो कि आपके पास आ जाएगा 3 सेकंड्स का, राइट। यहां से बहुत इजीली आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, which you are supposed to find in part 2. The velocity of the ball on reaching the ground. Just before touching the ground, the ball is going to have its maximum velocity during the journey, during the downward journey, and that velocity will come out to be, using this information, that will come out to be 29.4 meter per second. अब आप ये पूरे रास्ते की लेंथ निकाल सकते हैं, आप ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी किसी भी मोशन इक्वेशन को यूज करके आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी मोशन इक्वेशन, मैंने ये यूज करी, आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा 44.1 मीटर। दैट मींस दिस हाइट इज नाउ 44.1 मीटर। नाउ वी नो दैट h1 plus h is equal to s. h1 plus h is equal to this s. यहां से h की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज द हाइट ऑफ द टार, बिकॉज h is representing the height of the tar. So the value of h will be 44.1 minus 19.6, that is 24.5 meters. Okay. So that's all for today. See you in the next video. Take care. Bye.